प्यारे बच्चों, सांख्यिकी माध्य के अंतर्गत पिछले कालखंड में हमने जो है माध्यिका के बारे में पढ़ रहे थे और उस पर आधारित कुछ व्यक्तिगत आंकड़े पर आधारित माध्यिका से संबंधित प्रश्नों को हल करके देखा था। ठीक है, आज हम माध्यिका पर आधारित ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें दी गई श्रेणी के संगत जो है उनकी आवृत्तियां भी दी गई हो। उस प्रकार के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे और उनकी जो है माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं। हमारे पास एक आंकड़ा दिया गया है, निम्न बारंबारता बंटन से जो है हमको माध्यिका की गणना करना है। हमारे पास इस प्रकार से है प्राप्तांक और उसके संगत जो है आवृत्ति दी गई है। दस के बाद 11, अगली बारंबार प्राप्तांक है 12, 13, 14 और इसके संगत हमें आवृत्तियां दी गई हैं। 8 के संगत आवृत्ति है 6, 9 के संगत आवृत्ति है 10 के संगत आवृत्ति है 7, 11 की संगत आवृत्ति है 12 और 12 की संगत आवृत्ति है 3, 13 की संगत आवृत्ति है 8 तथा 14 की संगत आवृत्ति 20 है। इस प्रकार से हमें बारंबारता बंटन दिया गया है। इसके लिए हमको जो है माध्यिका की गणना करना है। ठीक है, तो इसका हल होगा इस प्रकार के आंकड़े जब हमें दी गई चर के संगत आवृत्तियां प्राप्त हो तो उसका माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें सारणी में एक नए स्तंभ का निर्माण करना पड़ता है और वो नया स्तंभ होता है संचयी आवृत्ति के लिए। ठीक है, वो संचयी आवृत्ति क्या होती है इस चीज को पहले समझ जाइए। किसी भी वर्ग विशेष की संचयी आवृत्ति उस वर्ग विशेष से पूर्व के जितने वर्ग हैं उसके संगत जितनी आवृत्तियां दी गई होती हैं उनके योग को हम जो है संचयी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसका हल होगा, सबसे पहले हम जो है इस बंटन से जो है ये जो हमारे पास बारंबारता बंटन दिए हैं इसके लिए हम जो है संचयी बारंबारता सारणी का निर्माण करते हैं। तो संचयी बारंबारता सारणी का तैयार करने पर कैसे तैयार करेंगे? सर्वप्रथम हम जो प्राप्तांक और उसकी जो संगत आवृत्तियां दी गई हैं उसे उतार लेते हैं। पहला हमारा स्तंभ होगा प्राप्तांक के लिए, दूसरा स्तंभ होगा आवृत्ति F के लिए और तीसरा स्तंभ होगा संचयी आवृत्ति के लिए। ठीक है, अब हम इन प्राप्तांकों को उतार लेते हैं। तो ये हमारे प्राप्तांक हैं 8, 9, 10, 11,
12, 13 और 14। ठीक है, और इनके संगत आवृत्तियों को क्रमशः हम लिखते चले तो 8 की संगत आवृत्ति 6, 9 की संगत आवृत्ति 10, 10 की संगत आवृत्ति है 7, 11 की संगत आवृत्ति है 12, 12 की संगत आवृत्ति है 3, 13 की संगत आवृत्ति है 8 और 14 की संगत आवृत्ति है 20। अब हम इनके लिए जो है संचयी आवृत्ति निर्माण करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले पद की संगत संचयी आवृत्ति वही होगी जो उसकी आवृत्ति दी गई है। यहां पे 8 की संगत आवृत्ति क्या दिया है? 6, तो इसके लिए भी संचयी आवृत्ति होगी 6। अब इस पद के लिए जो है संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमें ये जो संचयी आवृत्ति प्राप्त हुआ है उसको उसके बाद वाले आवृत्ति से क्रमशः जोड़ते हुए जाना है। तो हम 6 में से 10 को जोड़ेंगे, इसके लिए संचयी दूसरे पद के लिए हो जाएगी संचयी आवृत्ति 16, फिर 16 में 7 को जोड़ेंगे तो 16 और 7 हो गया आपका 23, 23 में 12 को जोड़ेंगे हमें प्राप्त होता है 35। अगला संचयी बारंबार तो होगा 35 में 3 जोड़ने पर 38, 38 में हम 8 जोड़ें हमें प्राप्त होगा 46 और 46 में 20 जोड़ने पर मतलब हमें प्राप्त होगा अंतिम संचयी आवृत्ति 66। ये हमारा n का काम करेगा। ठीक है, संचयी आवृत्ति कैसे ज्ञात करना है एक बार पुनः देख लीजिए। प्रथम पद के संगत जो आवृत्ति होगी वो प्रथम पद के लिए संचयी आवृत्ति होगी, अर्थात प्रथम पद के लिए आवृत्ति तथा संचयी आवृत्ति समान होते हैं। ठीक है, अगले पद के लिए संचयी आवृत्ति प्राप्त करने के लिए ये पूर्व पद का संचयी आवृत्ति को जब हम दूसरे पद की आवृत्ति से जोड़ते हैं तो दूसरे पद के लिए संचयी आवृत्ति मिलता है, अर्थात 6 में से 10 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 16। अगला तीसरा पद के लिए लेने के लिए 16 में 7 को जोड़ेंगे हमें प्राप्त हुआ संचयी आवृत्ति 23, 23 में 12 जोड़ने पर हमें अगली संचयी आवृत्ति प्राप्त हुई 35, 35 में अगली आवृत्ति को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ संचयी आवृत्ति के रूप में 38, 38 में पुनः अगली आवृत्ति को जोड़े तो हमें संचयी आवृत्ति प्राप्त हुआ 46 और 46 में अगली आवृत्ति 20 को जोड़ने पर हमें संचयी आवृत्ति 66 प्राप्त हुआ। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, संचयी आवृत्ति के संगत जो अंतिम संचयी आवृत्ति का जो योग है उसका मान कुल आवृत्तियों के योग के बराबर होना चाहिए। इसको आप अलग से चाहे तो आप योग करके देख सकते हैं, दोनों पद समान आना चाहिए, मतलब कुल आवृत्तियों का योग और संचयी आवृत्ति के संगत जो अंतिम पद है अंतिम आवृत्ति वो समान होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमें यहाँ पे संचयी आवृत्ति के संगत अंतिम पद कितना आया 66, तो इनका कुल योग भी कितना आना चाहिए 66। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं कि हमारा जो n है n बराबर 66 कैसे राशि है, ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। अतः माध्यिका होगी इसके संगत। सम संख्या के लिए जो है माध्यिका का सूत्र आपको बताया गया है, सम संख्या के लिए माध्यिका md बराबर n बटे दोवें पद का मान धन n बटे 2 धन एकवें पद का मान का संपूर्ण बटा 2। ये हमारा माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है, जबकि पदों की संख्या n कैसा है, सम है। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे तो चूंकि n का मान कितना है 66, तो ये हो जाएगा 66 बटे दोवें पद का मान
धन 66/2 धन 1वें पद का मान का संपूर्ण बटा 2। ठीक है, 66 को 2 से भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा हमें? 33। 33वें पद का मान धन 33 धन 1 34वें पद का मान का संपूर्ण बटा 2। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो आप देखेंगे ये जो 33वां पद, हमको ये ध्यान रखना कि ये 33वां पद हमारे किस संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आता है या किस संचयी आवृत्ति के निकटतम है। तो हम यहां देखते हैं कि 33 जो है संचयी आवृत्ति 23 और 35 के बीच आ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं 33वां जो पद है वो 23 से तो बड़ा है लेकिन 35 से छोटा है। ठीक है, उसी प्रकार 34वां पद का मान भी हमारा 23 संचयी आवृत्ति वर्ग 23 और 35 के बीच आ रहा है। तो हमको किसको लेना पड़ेगा? अतः 33वां पद का मान किस संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आ रहा है? 35 के अंतर्गत। और 34वां पद भी किसके अंतर्गत आ रहा है? किसके निकटतम आ रहा है? 35 के अंतर्गत। ठीक है, अब 33वें पद का मान क्या होगा? तो उस 33वें पद का मान लिखने के लिए हम ये देखेंगे कि ये किस संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आ रहा है। उस संचयी आवृत्ति के से संबद्ध जो वर्ग है उसको हमको लेना है। तो 35 संचयी आवृत्ति के संगत वर्ग क्या है? प्राप्तांक रूप में हमारे पास 11 है ना। तो आगे होगा माध्यिका MD बराबर 11 धन हमारा 34वां पद भी संचयी आवृत्ति 35 के अंतर्गत आता है या आ रहा है। ठीक है, उसके संगत वर्ग क्या है? 11। तो यहां हम लिखेंगे 11/2 बराबर 11 धन 11 22/2 और 22 को 2 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 11। और यही हमारा अभिष्ट मध्यिका होगी और ये हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब किसी वर्ग के संगत आवृत्तियां दी गई हों तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले उनका संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अंतिम संचयी आवृत्ति के संगत पद सम है कि विषम है। तद अनुसार सूत्र में मान रख करके हम जो है संगत बारंबारता बंटन के लिए जो है माध्यिका की गणना करते हैं। क्लियर हो गई? चलिए मिटा दें। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसे आंकड़े का, ऐसे वर्ग अंतराल, ऐसे पदों का जो है माध्यिका ज्ञात करेंगे जो हमें वर्ग अंतराल के रूप में प्राप्त हो। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला सवाल।
हमारे पास एक बारंबारता बंटन इस प्रकार से दी गई है। अंक वर्ग और उसके संगत जो है बारंबारता दी गई है। ये अंक वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसके संगत जो बारंबारता दी गई है 0 से 10 के लिए है हमारे पास है 4, 10 से 20 के लिए बारंबारता है 8 और 20 से 30 के लिए बारंबारता 10, 30 से 40 के लिए 11 तथा 40 से 50 के लिए 16 है। इसके लिए हमें जो है माध्यिका की गणना करना है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं हमारे पास अंक वर्ग किस रूप में है, वर्ग अंतराल के रूप में है। तो इसका माध्यिका ज्ञात करने के लिए भी हमें पुनः जो है एक संचयी आवृत्ति सारणी का निर्माण करना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं। वर्ग अंक वर्ग या वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं आप। बारंबारता और तीसरा जो स्तंभ बनेगा हमारा तीसरा कॉलम संचयी आवृत्ति के लिए। शार्ट में इसको CF भी लिखा जाता है। CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम पहले अंक वर्ग जो दिए हैं उसको लिख लेते हैं। 0 से 10 की संगत आवृत्ति है 4, 10 से 20 की संगत आवृत्ति है 8, 20 से 30 की संगत आवृत्ति है 10, 30 से 40 की संगत आवृत्ति है 11 तथा 40 से 50 की संगत आवृत्ति है 16। ठीक है, इस प्रकार से पहले हम सारणी तैयार करेंगे। अब हम ज्ञात करेंगे संचयी आवृत्ति। तो पहले पद के संगत संचयी आवृत्ति हमें प्राप्त होगा 4। अगला संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए 4 में किसको जोड़ेंगे, अगले आवृत्ति को। 4 धन 8 12, 12 धन 10 22, 22 धन 11, अगली संचयी आवृत्ति हमें मिलेगी 33 और 33 में अगली आवृत्ति को जोड़ेंगे तो नया संचयी आवृत्ति हमें प्राप्त होगा 49। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है संचयी आवृत्ति सारणी तैयार कर लेते हैं। और ये जो 49 है ये हमारा क्या हो जाएगा, n। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे एक चीज। हम चाहे तो अपनी सुविधा के लिए, चूंकि वर्ग अंतराल पर आधारित जो सवाल हैं वो किस तरह से बनते हैं, वो सूत्र आधारित सवाल हैं। तो सबसे पहले हम चाहे तो रफ के रूप में एक साइड में हम जो है सूत्र को अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं। तो हमारा माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है, ये रफ के रूप में आप लिख सकते हैं, L1 धन n/2 ऋण C/f
गुणित आई, जहां सबका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं हमारे सूत्र में सबसे पहले क्या आ रहा है, n/2। अतः ये जो n का मान हमें प्राप्त हुआ 49, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, n/2 ज्ञात करेंगे। n/2 अर्थात 49/2, और इस 49 को 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 24.5। अब हमें यह देखना है कि ये जो 24.5 है वह किस संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आता है। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं इस संचयी आवृत्ति में 24.5 22 और 33 के मध्य आ रहा है, ठीक है। चूंकि 24.5 22 से बड़ी है, अतः हम किस संचयी आवृत्ति को लेंगे, 33। और इस संचयी आवृत्ति 33 के अंतर्गत जो वर्ग अंतराल है वही वर्ग अंतराल क्या होगा, कौन सा वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग होगी। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, चूंकि n/2 का मान संचयी आवृत्ति तैंतीस के अंतर्गत आता है, जिसके संगत अंक वर्ग 33 के संगत अंक वर्ग क्या है, 30 से 40 है। अतः 30 से अंक वर्ग 30 से 40 अभिष्ट माध्यिका वर्ग होगी। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा अभिष्ट माध्यिका वर्ग क्या होगा, 30 से 40 होगा। अब हम जो पद जो है सूत्र मान रखने हैं उन पदों को ज्ञात करते हैं। अतः L1 बराबर L1 बराबर हो जाएगा, L1 क्या चीज है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L1 अर्थात माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। इसका मान कितना होगा, ये माध्यिका वर्ग है, यह माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है 30, उच्च सीमा है 40। तो L1 का मान हमें प्राप्त होगा 30। उसके बाद F क्या होती है, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। तो माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, और यहां हमारा माध्यिका वर्ग क्या है, 30 से 40। अतः उसके संगत आवृत्ति क्या है, 11। अतः हमारा F का मान क्या होगा, 11। आगे चलते हैं। सी क्या होती है, माध्यिका वर्ग के पूर्व की संचयी आवृत्ति, जो कि अभी हमने देखा सारणी में क्या था, 22। के
पूर्व की संचयी आवृत्ति, इसका मान हमें प्राप्त हुआ था 22 एवं आई वर्गांतराल उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा। तो ये हमें प्राप्त होगा। हमारे पास माध्यिका वर्ग है 30 से 40, इसमें उच्च सीमा है 40 और निम्न सीमा है 30। अतः आई बराबर प्राप्त होगा 40 ऋण 30। 40 में से 30 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हुआ 10। इस प्रकार सूत्र में मान रखने के लिए जो हमारे जो वांछित पद है उसको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम सूत्र में मान रखेंगे। तो हम जानते हैं माध्यिका के लिए सूत्र होता है माध्यिका MD बराबर L1 धन n/2 ऋण C बटे F गुणित I, या माध्यिका MD बराबर L1 का मान हमें प्राप्त हुआ था अभी 30, n/2 का मान हम अभी ज्ञात किए थे 24.5, ऋण C का मान हमें प्राप्त हुआ है 22। माध्यिका वर्ग की आवृत्ति हमने अभी देखा था 11, गुणित हमें वर्ग अंतराल I प्राप्त हुआ है 10। इन मानों को हम इस प्रकार से सूत्र में रख देते हैं। ठीक है, अब आगे इसे हल करें तो हमें प्राप्त होगा माध्यिका MD बराबर 30 धन 24.5 में 22 को घटाएंगे, हमें प्राप्त होगा 2.5 बटे 11 गुणित 10। आगे हल करने पर 30 धन इनका आपस में गुणा कर देते हैं, 2.5 गुणित 10 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 बटे 11। ठीक है, कितना प्राप्त होगा? 25 बटे 11 प्राप्त होगा। अब आगे हल करें तो हम देखते हैं पच्चीस को 11 से भाग देके देखिए, अलग से चाहे तो आप भाग देके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना प्राप्त होगा? 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए 25 से ज्यादा ना हो, 11 दूने 22, 2 बार जाएगा। 5 में से 2 को घटाएंगे, हमें प्राप्त हुआ 3 और 2 में से 2 गया 0। अब यहां हम दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़ें कि 30 से ज्यादा ना हो, कितने बार जाएगा? 2 बार। 11 दूने 22, क्योंकि 11 3 33 ज्यादा हो जाता है, तो 11 दूने 22। पुनः हम इस 30 में से 22 को घटाएंगे, या हम क्या करें 10 में से 2 को घटाएं तो हमें प्राप्त हुआ 8 और 2 में से 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हुआ 0। फिर 1 0 बढ़ाते हैं, ये हो गया 80। अब 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़ें कि 80 से ज्यादा ना हो, कितने बार जाएगा? 11 7 77, 11 8 88 ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए कितने बार जाएगा? ये 7 बार।
और ये हमें प्राप्त हुआ 3। तो हम दशमलव के बाद 2 ही अंक तक लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माध्यिका बराबर 30 धन 25/11 का मान कितना प्राप्त हुआ? 2.27। या माध्यिका MD बराबर 30 धन 2.27 बराबर 32.27 और यही हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए। जब हमारे पास आंकड़े जो है वर्गांतराल के रूप में दिए गए हों तो सबसे पहले आप दिए गए आंकड़ों के संगत जो आवृत्तियां दी जाती है उसके संगत आप पहले संचयी आवृत्ति तैयार कीजिए, संचयी आवृत्ति सारणी तैयार कीजिए और आप n का मान प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब n का मान प्राप्त करने के बाद हमको क्या ज्ञात करना होता है? सबसे पहले क्या ज्ञात करके देखना है? n/2 का मान। n/2 का मान ज्ञात कीजिए और उस n/2 को देखिए कि वह किस संचयी आवृत्ति वर्ग के अंतर्गत आता है। वह जो n/2 का मान है वह जिस संचयी आवृत्ति वर्ग के अंतर्गत आता है उससे संबंधित वर्ग अंतराल ही अभिष्ट माध्यिका वर्ग होती है। ठीक है, उसके पश्चात हमें जो है सूत्र के लिए जिन जिन पदों की आवश्यकता पड़ती है उसको हम जो है सारणी की सहायता से देख करके पहले लिख लें, तत्पश्चात सूत्र में मान रख करके हम माध्यिका की गणना बड़ी ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है आज माध्यिका पर आधारित कुछ सवालों को जो है हल करके देखा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं माध्यिका के गुण एवं दोष के बारे में। माध्यिका के गुण एवं दोष। जिस प्रकार हमने समानांतर माध्य के गुण दोष को देखा था उसी प्रकार माध्यिका के भी कुछ गुण एवं कुछ दोष होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं माध्यिका के गुण के बारे में। माध्यिका के कौन कौन से गुण होते हैं? तो गुण के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि पहला है यह स्पष्टतः परिभाषित है। हम माध्यिका की परिभाषा स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। दूसरा गुण यह है कि इसकी जो गणना है वो सरल है। और तीसरा गुण ये देख सकते हैं कि इसकी सहायता से ईमानदारी, बुद्धिमत्ता जिसको कि हम इंटेलिजेंसी बोलते हैं,
नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके हम 3 गुण के अंतर्गत देख सकते हैं कि यह स्पष्टता परिभाषित है, इसकी गणना हम सरलतापूर्वक कर सकते हैं और इसकी सहायता से ईमानदारी, बुद्धिमत्ता जैसे मापे जाने योग्य जो मान है उसको हम माध्यिका की सहायता से स्पष्ट रूप से जो है गणना कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब देखिए इसके दोष, तो माध्यिका के क्या क्या दोष हैं। जैसे कि आपको परिभाषा में पहले ही बताया गया है कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें संबंधित श्रेणी को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में रखना पड़ता है ना। तो पहला दोष के अंतर्गत हम परिभाषा से ये ले सकते हैं कि इसे आरोही या अवरोही क्रम में रखना पड़ता है। इसे मतलब माध्यिका से संबंधित जो श्रेणी है उसे हमें ज्ञात करने के पूर्व आरोही या अवरोही क्रम में रखना पड़ता है। दूसरा दोष क्या देख सकते हैं हम कि जब आंकड़े में पदों की संख्या सम हो तब इसकी शुद्धता में कमी आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने सवाल के माध्यम से भी देखा कि जब दिए गए आंकड़े में पदों की संख्या सम हो तो कई बार जो हमें उत्तर प्राप्त होता है, माध्यिका प्राप्त होती है, वह उस आंकड़े का पद नहीं भी हो सकता है ना। तो जब पदों की संख्या सम हो तो इसकी शुद्धता में कमी आ जाती है। और तीसरा हम ये देख सकते हैं कि कभी कभी जो है यह जो माध्यिका होती है वो वास्तविक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो इस प्रकार हमने माध्यिका के 3 गुण एवं 3 दोष के बारे में देखा। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। हमारा जो केंद्रीय प्रवृत्ति की अगली माप है बहुलक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा अगला केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का प्रकार है बहुलक मोड। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बहुलक मतलब होता है बहुलता या अधिकता। इसका एक शाब्दिक अर्थ ले सकते हैं। बहुलक का तात्पर्य है बहुलता या अधिकता। कहने का तात्पर्य इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि दिए गए सांख्यिकी आंकड़ों में जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक होती है या जो पद सर्वाधिक बार आया हुआ होता है उस पद को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है,
इसकी परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए कि दिए गए सांख्यिकी आंकड़ों में जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक हो, अर्थात जो पद सर्वाधिक बार आया है उस पद को ही हम क्या कहते हैं, बहुलक या मोड कहते हैं, और इसे अंग्रेजी के अक्षर MO से प्रदर्शित किया जाता है। इसका संकेतन क्या है, MO, मोड। ठीक है, MO से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब हम देखें कि ये जो बहुलक है इसका परिकलन कैसे करते हैं, इसकी गणना कैसे की जाती है। तो आगे चर्चा करते हैं बहुलक का परिकलन। हम यहां बहुलक का परिकलन दो बातों को ध्यान में करके करेंगे। पहला बात कि जब हमारे पास जो आंकड़े हैं वो अवर्गीकृत रूप में हों। जब आंकड़े अवर्गीकृत रूप में हों जब हमारे पास आंकड़े अवर्गीकृत रूप में हों तो बहुलक का जो परिकलन है सिर्फ हम निरीक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। तब इसका बहुलक की गणना जब आंकड़े हमारे पास अवर्गीकृत रूप में हो तब सिर्फ निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करके ही जो है हम इसकी गणना कर सकते हैं। निरीक्षण द्वारा ही बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। किया जा सकता है। कैसे निरीक्षण द्वारा ही ज्ञात करेंगे? चलिए इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम। देखते हैं, हमारे पास एक आंकड़ा दिया गया है। हमारे पास प्रश्न है, आंकड़ा 2, 3, 5, 7, 3, 6, 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि हमारे पास जो आंकड़े हैं कैसे हैं, अवर्गीकृत रूप में हैं। तो अवर्गीकृत रूप में है तो सबसे पहले हम दिए गए आंकड़े को लिख लेते हैं। दिया है आंकड़े 2, 3, 5, 7, 3, 6, 3। अब हम इसको अपनी सुविधा अनुसार हम क्या करें, पदों को जो है आरोही क्रम में रख लेते हैं। यद्यपि बहुलक में जो है आरोही या अवरोही क्रम में पदों को रखने की बाध्यता नहीं है, फिर भी हम अपनी सुविधा अनुसार पदों को जो है आरोही क्रम में रख लेते हैं। ठीक है,
को आरोही क्रम में रखने पर सबसे पहले आएगा हमारे पास 2, उसके बाद है 3, पुनः 3, पुनः 3, फिर 5, फिर 6 और 7। यहां हम देखते हैं कि यहां हम निरीक्षण से ज्ञात होता है कि संख्या कौन सी संख्या की आवृत्ति सर्वाधिक है, कौन सा संख्या सर्वाधिक बार आया है, यहां देखते हैं संख्या 3 है ना। तो उसको हम लिखेंगे निरीक्षण से ज्ञात होता है कि संख्या 3 सर्वाधिक बार, चाहे तो हम आप ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं कितने बार आया है, 3 बार आया है। अतः अभीष्ट बहुलक चर हमें क्या प्राप्त होगा, 3। ठीक है, और ये हमारा जो है उत्तर होगा। तो इस प्रकार हम जब आंकड़े हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में दिए गए हों, अवर्गीकृत रूप में हों, तो सिर्फ निरीक्षण करके जो है हम उस श्रेणी के लिए जो बहुलक है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा कि अवर्गीकृत रूप में जब आंकड़े हो तो बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। अगले कालखंड में हम जो है जब आंकड़े वर्गीकृत रूप में हो तो बहुलक कैसे ज्ञात करना है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।